उसके असिस्टेंट को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे ऑफ़िस के रूम की कल की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट डे का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चेन ऑफिस में आके उस लेडी एम्प्लॉय को बुलाता है जिसने उसके कोट में लिपस्टिक रखी होती है और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे कोट में इसे क्यों रखा था। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने ही इसे रखा था क्योंकि मैं तुम्हें पिछले 2 साल से बहुत पसंद करती हूँ और जब मैंने मीटिंग रूम में तुम्हारा कोट देखा तो मैंने इसे इसमें रख दिया था। तो जियांग चेन उसके सेक्रेटरी को बुलाकर उस लड़की को जॉब से निकाल देता है और वो उसे ऑफिस से भी निकलवा देता है। और इन सारी बातचीत की वो वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग चेन घर जाके उसकी वाइफ को ये सारी वॉइस सुनाता है और वेनियांग जो है इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश होती है। और फिर नेक्स्ट सीन हम एक बार का देखते हैं जहाँ पर जियांग चेन अपने दोस्त जिमी से मिलने के लिए एक बार में आया होता है। और दोस्तों ये बार भी जिमी का ही होता है जहाँ पर जिमी जियांग चेन को देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे। तो जियांग चेन कहता है कि तुमने आखिरकार चेन में आकर अपना बिजनेस शुरू ही कर दिया और अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो मुझे तुमसे यहाँ मिलने तो आना ही था और मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चलूं। और फिर जिमी कहता है कि चलो एक एक ड्रिंक ले लेते हैं, लेकिन जियांगचेन कहता है कि मैं ड्रिंक्स नहीं पीता। तो जिमी कहता है कि ओ अच्छा है, मतलब भाभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और तभी जियांगचेन का ध्यान वहां पर हो रही लड़ाई पर जाता है और वो देखता है कि वहां पर वेनिंग और वांसु जो है किसी से लड़ाई कर रही होती है। जहां पर जियांगचेन जल्दी से वहां पर जाता है जहां पर वांसु ने उन बदमाशों का सिर फोड़ दिया होता है और वहां पर वो बेवड़ा उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर कैसे जाती हो। तभी वहां पर जियांग चेन और जिमी आ जाते हैं और जिमी उन बदमाशों को अच्छे से मारकर नीचे गिरा देता है। और फिर जिमी उन्हें वहां पर अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। और फिर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर जियांग चेन वेनिंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वेनिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वांसु जियांगचेन से कहती है कि थैंक यू लॉयर जियांगचेन, आज मेरा मूड बहुत खराब था इसीलिए मैं वेनिंग के साथ ड्रिंक करने के लिए आ गई थी। और फिर जियांगचेन वांसु से कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो जिमी से कहता है कि तुम वांसु को उसके घर छोड़ाओ। और फिर जिमी कहता है कि ठीक है और फिर जियांगचेन भी वेनिंग को लेकर यहाँ से उनके घर पर चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर वेनिंग जो है उठती है तो घड़ी में 9 बज चुके होते हैं और फिर वेनिंग जाकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी वहां पर जियांगचेन भी उठकर आ जाता है तो वो वेनिंग वहां पर कहती है कि मैंने आज नाश्ता खुद से बनाया है, हालांकि मेरी खाना बनाने की आर्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं सैंडविच बनाने में काफी अच्छी हूँ और ये आपको जरूर टेस्ट करना चाहिए। फिर जियांगचेन मन में सोचता है कि क्या ये सब मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही है। और फिर जियांगचेन उस सैंडविच को उठाकर खाता है और वो कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है। तो फिर वेनिंग वहां पर इस बात से काफी खुश होती है और वो कहती है कि कल रात को वांशु की मदद करने के लिए थैंक यू। और फिर आगे वो कहती है कि मैंने आपके दोस्त के साथ हुई आपकी मुलाकात में दखल दिया। और वो आगे कहती है कि वांशु मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर कल रात को वहां तुम नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होता। और फिर वो चुप हो जाती है और फिर वेनिंग जियांगचेन से कहती है कि मुझे काम पर जाने में अब देरी हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहां जियांग चेन ऑफिस में बैठा होता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि वेनिंग की नजरों में मैं सिर्फ एक गुस्सैल इंसान हूं जो छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता है। और वो खुद से कहता है कि आखिर मुझ में क्या खराबी है, मुझे खुद में क्या सुधार करना चाहिए। और वो ऐसा सोचते हुए खुद को वहां पर दोष दिए जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ वेनिंग घर पर पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होता है। तभी वेनिंग को वहां पर मैसेज आता है कि क्या तुमने ट्रिप पर जाने के लिए जियांगचेन को बता दिया। तो वेनिंग सोचती है कि अगर मैं उसे अभी बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे बाद में बताऊंगी। और वैसे भी जियांगचेन मुझसे पहले ही नाराज है। और फिर वो बिना बताए वहां से चली जाती है। और फिर रात को जब जियांगचेन घर पर आता है तो वो सर्वेंट से पूछता है कि वेनिंग कहाँ है। तो सर्वेंट कहता है कि वेनिंग बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गई हुई है और वो कहती है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और फिर जियांगचेन वहां पर उस मेड से कहता है कि ठीक है। और जब वो खाना खा रहा होता है तो वहां पर वो मेड कहती है कि लगता है मैडम वेनिंग का बर्थडे जो है वो इस बार घर से बाहर ही मनाना पड़ेगा। तो फिर जियांगचेन कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, किसका बर्थडे। तो वो मेड वहां पर कहती है कि मैडम वेनिंग का, आपको तो पता है 29 अगस्त को उनका बर्थडे है। और फिर कुछ दिन बाद हम 29 अगस्त का सीन देखते हैं जहां पर जियांगचेन रात को ऑफिस से घर आया हुआ होता है और आते ही वो मेड उसे कहती है कि मैडम वेनिंग जो है वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है और वो अपने रूम में गई है। और फिर जियांगचेन भी जल्दी से वहां पर वेनिंग के पास जाता है और कहता है कि वेनिंग तुम वापस आ गई। तो वेनिंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले तुम्हें नहीं बता पाई थी और मैं तुम्हें बिना बताए ही चल गई थी। दरअसल मुझे उस दिन बहुत जल्दी थी और मैं जल्दबाजी में तुम्हें बताना भूल गई, क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। और फिर वो इसकी बात का वहां पर जवाब नहीं देता है और फिर वो उसे एक गिफ्ट देता है। तो वेनिंग पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है।
और फिर वेनिंग इस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें एक बैग होता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है और वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। और फिर जियांग चेन वहाँ पर उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि ये तुम्हें पसंद आया। और फिर वेनिंग कहती है कि हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया और इसके लिए थैंक यू। तो जियांग चेन उसे कहता है कि तुम तो मुझे इसके लिए पहले ही थैंक यू कह चुकी हो। तो वेनिंग वहाँ पर कहती है कि मुझे याद नहीं रहा था कि आज मेरा बर्थडे है और तुम मेरे लिए ऊपर से गिफ्ट भी लेकर आए हो, तो इसीलिए एक और थैंक यू तो बनता है। और फिर वो कहती है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? तो जियांग चेन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब भी तुम किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाओ तो मुझे फोन कर दिया करो या फिर मुझे बता दिया करो। आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं सिर्फ एक वकील नहीं हूँ जो सिर्फ कानून की धाराएं लिख सकता है। और फिर वेनिंग कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। और फिर जियांग चेन वेनिंग को वहां पर किस करने लगता है और तभी वेनिंग को एक कॉल आ जाती है और कॉल पर उसकी मॉम उसे कहती है कि कल काम खत्म होने के बाद तुम घर आ जाना, तुम्हारी कजन सिस्टर और तुम्हारी आंटी तुमसे बात करना चाहती है और जियांग चेन को तुम साथ में मत लाना। तो वेनिंग कहती है कि ठीक है। और फिर हम अगले दिन इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वेनिंग अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी कजन सिस्टर रान रान भी आई हुई होती है और उसके साथ उनकी आंटी भी आई हुई होती है। और फिर वेनियांग से वो आंटी कहती है कि वेनिंग तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ जियांग चेन नहीं आया? तो वेनिंग कहती है कि जियांग चेन इस समय काफी ओवर टाइम कर रहा है, इसीलिए उसके पास आने का समय नहीं था। और फिर वो अपनी बेटी रानरान से कहती है कि तुम्हें अपने जीजा से कुछ सीखना चाहिए कि वो कितने अमीर और सफल हैं, फिर भी वो इतनी मेहनत करते हैं और जब तुम काम करने लगो तो इसी तरह से मेहनत करना। और फिर रानरान कहती है कि मैं समझ गई हूँ मॉम। और फिर वेनियांग से वो आंटी कहती है कि तुम्हारी सिस्टर रानरान इस जून मंथ में कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेगी, लेकिन उसे अभी तक कोई भी अच्छी सी जॉब नहीं मिल पाई है। क्या तुम इस बारे में जियांग चेन से बात कर सकती हो? तो रानरान को उसकी कंपनी में बात करने के लिए वो कह रही होती है। और फिर वेनिंग वहां पर कहती है कि दरअसल रानरान ने अभी तक बार एग्जाम पास नहीं किया है और जहां तक मुझे पता है रानरान को पहले लीगल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके बाद बार एग्जाम पास होने के बाद ही तुम लॉयर बनने के लिए एलिजिबल हो पाओगी। और फिर रानरान वहां पर कहती है कि मैंने बार एग्जाम दिया था, लेकिन इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अगले साल अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लूंगी और मैं एडमिशन भी ले लूंगी। और फिर वहां पर आंटी कहती है कि जियांग चेन, जैसे तुमने लीगल असिस्टेंट का पद संभाला हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई लॉ की डिग्री भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई लॉ का सर्टिफिकेट है। तो वेनियांग वहां पर मन ही मन में सोचती है कि जियांग चेन मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है, जबकि वो तो खुद प्रोग्रामिंग की क्लास में काफी सख्त रूल्स रखता है। और तभी रानरान वहां पर कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी बहन होने के नाते क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? तो वेनियांग वहां पर कहती है कि ऐसी बात नहीं है बहन, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हें पहले किसी छोटी लॉ फर्म से जाना चाहिए और तुम्हें वहां से अच्छे से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर तुम सीधे किसी बड़ी फर्म को ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हें वहां पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस होगा और इसी वजह से तुम वहां पर ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगी। तो रानरान कहती है कि अरे कजन सिस्टर वेनियांग, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। और फिर आंटी वेनियांग वहां पर उसके डैड से कहती है कि तुम भी तो कुछ बोलो कि रानरान अभी जॉब की तलाश में है और कई लोग हैं जो जान पहचान के सहारे ही इस तरीके की जॉब लग जाते हैं और हमारे पास तो इतनी अच्छी जान पहचान है, क्यों ना हमें हमारी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और अगर हम इस तरीके से जॉब नहीं ले पाते हैं तो हमारी इस तरीके की जान पहचान का क्या फायदा। तो वहां पर वेनिंग कहती है कि आंटी प्लीज मेरे डैड को इन सब चीजों से दूर रखिए और अगर रान रान के पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो मैं उसे बाद में जॉब दिलवा दूंगी, लेकिन रान रान ने अभी तक एक बार भी एग्जाम पास नहीं किया है, तो मैं अभी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और फिर वहां पर आंटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो वेनिंग से कहती है कि तुम अपनी बहन की मदद नहीं करना चाहती हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम अपनी बहन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हो। और फिर रान रान अपनी मॉम से कहती है कि मेरी सिस्टर अगर हमारी मदद करना नहीं चाहती है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वैसे भी अब तो वो एक रिच फैमिली की मालकिन बन गई है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद हमें पहचानना ही बंद कर दे। और फिर वे दोनों वहां से चली जाती है और जाते हुए ये लोग आपस में बातें करते हैं कि जियांगचेन और वेनिंग की आपस में नहीं जमती होगी, इसीलिए वह उसके साथ भी नहीं आया है और इसीलिए उसने मेरी जॉब लगवाने के लिए कोई हाँ भी नहीं की है। और इधर दूसरी तरफ वेनिंग से उसके मॉम डैड कह रहे होते हैं कि वेनिंग तुमने बहुत सही किया। और फिर वेनिंग की मॉम उसे आगे कहती है कि वैसे भी रान रान को सजने संवरने से ही कहाँ फुर्सत मिलती है कि वो कोई जॉब करती, और तो और उसकी पढ़ाई में भी ज्यादा रुचि नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को वेनिंग जो है वो अपने घर पर आ गई होती है, जहाँ पर जियांगचेन के आने का वो इंतजार कर रही होती है। और फिर जियांगचेन आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? तो वेनिंग वहां पर कहती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर जियांगचेन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक खरीद कर लाया हूँ, क्या तुम खाना चाहोगी? तो वेनिंग कहती है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है,
मैं ज़रूर खाऊँगी। और फिर जियांग चेन वेनिंग के लिए फ्रिज में से केक निकाल कर लाता है, तो वेनिंग को देता है और वेनिंग उसे बड़े ही चाव से खाकर कहती है कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और फिर वेनिंग कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर वेनिंग एक बॉक्स को लेकर आती है जिसमें 2 टाई रखी होती है और वो कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए कौन-सा कलर लूँ, इसीलिए मैं 2 अलग-अलग डिज़ाइन वाली टाई ले आई हूँ। और फिर जियांग चेन वेनिंग के पास जाकर उसे किस करने लगता है। तो जियांग चेन वेनिंग से कहता है कि आज से जो भी एक दूसरे को थैंक यू कहेगा और जितनी बार कहेगा, सामने वाला उसे उतनी ही बार किस करेगा। और फिर वो वेनिंग से कहता है कि कल सुबह इसे तुम मुझे बाँधने में मेरी मदद करना। और वो कहती है कि ठीक है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चेन तुरंत तैयार हो चुका होता है और वेनिंग अभी तक सो रही होती है। और फिर वेनिंग वहां पर उठती है और जियांग चेन के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो जियांग चेन वेनिंग को टाई देता है और फिर वेनिंग टाई को हाथ में लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता है कि तुम्हें किस तरीके की टाई बांधना पसंद है। और फिर वेनिंग जियांग चेन की टाई बांध देती है और फिर वेनिंग वहां पर उसे कहती है कि क्या मुझे हर दिन तुम्हारी टाई बांधनी पड़ेगी। तो जियांग चेन वहां पर कहता है कि हाँ, जब तक मैं सीख नहीं लेता तब तक तुम्हें मेरी टाई बांधनी ही पड़ेगी। और तभी वहां पर वेनिंग को वांसु का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मिस्टर झांग ने अभी मुझे बताया कि आज रात हमारी सीटीबी प्रोजेक्ट की जश्न पार्टी है और वहां पर तुम्हें भी आना है और हो सके तो तुम अच्छे कपड़े पहन कर आना और तुम्हारे साथ हमारे जीजा को भी लाना, क्योंकि मुझे उनसे बात किए हुए काफी दिन हो गए हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जियांग चेन ऑफिस में आ जाता है जहां पर असिस्टेंट उसे कहता है कि आज रात हमें रॉकटॉन कैपिटल के डायरेक्टर जियांगनू और जनरल मैनेजर मिस्टर झांग आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो जियांग चेन कहता है कि क्या इसके अलावा आज हमारी किसी और के साथ कोई मीटिंग है। तो वहां पर असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आज आपकी कोई और मीटिंग नहीं है। और फिर असिस्टेंट कहता है कि क्या आपने ये टाई खुद खरीदी है। तो जियांग चेन कहता है कि ये वेनिंग मेरे लिए खरीद कर लाई थी। और फिर असिस्टेंट कहता है कि उनकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तो जियांग चेन कहता है कि क्या तुम्हें इससे जेलसी फील हो रही है। अगर हो रही है तो तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे ही टाइम मंगा लेनी चाहिए और वो तुम्हारे लिए इसे जरूर खरीद देगी। तो असिस्टेंट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और असिस्टेंट ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और फिर हम उस पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर वेनिंग वांसु के साथ गई हुई होती है और वांसु कह रही होती है कि मुझे सच में यहाँ ड्रिंक्स की वैरायटी को देखकर एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। और फिर वेनिंग को जियांग चेन का मैसेज आता है कि मैं डिनर पार्टी में जा रहा हूँ, तो मुझे आने में 9 बज जाएंगे। और फिर वेनिंग वहां पर कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट का डिनर तो पता नहीं कब खत्म होगा। और फिर वहां बैठी मिसेस चू वेनिंग से कहती है कि क्या ये बैग आपने नया खरीदा है, मैंने तुम्हें इसे पहले ऑफिस में तो कभी लाते हुए नहीं देखा है। तो वेनिंग वहां पर कहती है कि ये पिछले महीने मुझे मेरे बर्थडे पर मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। और फिर मिसेस चू वहां पर कहती है कि शायद ये सस्ता नहीं है और मुझे ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल लग रहा है। तो वेनिंग वहां पर सोचती है कि मिसेस चू को आखिर मेरा बैग पसंद क्यों आया, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और फिर रान रान भी यहाँ पर पार्टी में आई हुई होती है, जो मिसेस चू से कहती है कि क्या आपके साथ आपके हस्बैंड सीएओ मिस्टर लू नहीं आए हैं। तो मिसेस चू कहती है कि वो बाथरूम गए हैं और अभी आते ही होंगे। और फिर तभी वहां पर मिसेस चू रान रान से कहती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो रान रान कहती है कि उन्होंने अभी अभी एक मीडिया कंपनी स्टार्ट की है। और फिर रान रान मिसेस चू से कहती है कि आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा कमाल कर रही है, वो सीधे अमीरों पर धावा बोल देती है और फिर वो उन्हें फंसाने का काम कर रही होती है। इसीलिए मिस चू, मैं आपको सावधान कर देती हूँ कि आपको आपके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। और तभी वांसु वहां पर कुछ कहने लगती है, लेकिन वेनिंग जो है वांसु को रोक लेती है और कहती है कि रान रान का तो वैसे ही दिमाग पूरी तरीके से खराब है और अगर तुम उसके मुंह लगोगी तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर वेनिंग वहां पर कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वो बाहर किसी से टकरा जाती है और वो आदमी वेनिंग से सॉरी बोलता है और फिर वेनिंग वहां पर कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर वेनिंग वहां से आगे जाने लगती है, तभी पीछे से जियांग चेन आ जाता है और वेनिंग कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो जियांग चेन उसे कहता है कि हम यहाँ पर एक साथ डिनर करेंगे। तो वेनिंग कहती है कि हाँ ठीक है। और फिर जियांग चेन कहता है कि क्या मुझे आपका इंतजार करना पड़ेगा। तो वेनिंग वहां पर कहती है कि हाँ, तुम्हें थोड़ी देर तो इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी वापस आती हूँ। और फिर वेनिंग वहां से वापस आ रही होती है तो उसे वहां बैठे हुए सीईओ मिस्टर लू दिखते हैं और वो वेटर से कहते हैं कि मुझे मेन्यू कार्ड दो। और फिर वेटर उन्हें मेन्यू कार्ड देता है। तो मिस्टर लू मेनू में से वाइन की कोई भी वैरायटी को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ उसके रेट्स को देखकर ही उसे वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। और ये देखकर वेनिंग और वांसु दोनों हंसने लगती है। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद एक वेटर आती है और वो 2 ड्रिंक्स की बोतल लेकर आती है, जिन्हें देखकर मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है और यहाँ पर मेरे अलावा इन्हें और कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो क्या तुम इसे मुझे जबरदस्ती बेचने वाली हो। और फिर वो वेटर कहती है कि नहीं सर, इसे हमारे बॉस ने उनके कुछ खास दोस्तों के लिए आज रात के खाने के लिए स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाया है
और तो और ये वाली वाइन तो हमारे मेन्यू कार्ड में लिस्टेड ही नहीं है। और फिर रान रान वहाँ पर कहती है कि क्या ये एक्सक्लूसिव क्लब है? और फिर वो वेनिंग से कहती है कि वेनिंग, क्या तुम्हारे क्लब के बॉस के साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं? और फिर वेनिंग वहाँ पर वेटर से कहती है कि आपने ज़रूर इसे गलत डिलीवर किया है। तो फिर वेटर कहती है कि हमारे बॉस ने बिल्कुल सही जगह बताई थी। और वहाँ पर नारायण कहती है कि क्या तुम्हारे बॉस का नाम जिमी है? तो वेटर कहती है कि हाँ। और फिर वेनिंग वहाँ पर सोचती है कि अच्छा, मतलब बाहर जियांगचेन के साथ जिमी ही था। और फिर रानरान वहाँ पर कहती है कि वेनिंग, मुझे जहाँ तक याद है कि तुम्हारे हस्बैंड तो एक लॉयर हैं, और फिर तुम जिमी से इतने अच्छे से कब परिचित हुई? तो फिर वेनिंग वहाँ पर कहती है कि हो सकता है कि हम काम के सिलसिले में कहीं पर मिले हो। और फिर वेनिंग वहाँ से ये कहकर आ जाती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। और फिर वेनिंग वहाँ से आ जाती है और फिर बाहर ही उसे जियांगचेन मिल जाता है और वो वेनिंग की सारी बातें सुन रहा होता है। जहाँ पर जियांगचेन कहता है कि मैं उन लोगों को तुम्हें ऐसे धमकाने नहीं दे सकता हूँ, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। तो वेनिंग वहाँ पर कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम ये बताओ कि थोड़ी देर पहले क्या तुम्हारे पास जिमी था? तो जियांगचेन कहता है कि हाँ। और फिर वेनिंग वहाँ पर कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे लिए उसने 2 वाइन की बॉटल्स भेजी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनके कुछ खास दोस्तों के लिए एक तोहफ़ा है। तो जियांगचेन कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जियांगचेन डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और वहाँ पर वेनिंग आई हुई होती है। और वो जियांगचेन से कहती है कि तुमने खाना पैक क्यों करवाया है? क्या घर पर हमारी मेड नहीं आई है? तो जियांगचेन कहता है कि उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है और अभी इसी से काम चला लो। तो जियांगचेन कहता है कि मैं कल तक किसी को बुला लूंगा। तो वेनिंग वहां पर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मॉम डैड के घर चली जाऊंगी और जब मेड वापस आएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर जियांगचेन कहता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेनिंग जो है वो अपनी मॉम के पास उनके घर पर आ गई होती है और वो वहां पर उनके घर पर काफी कुछ बनाना सीखती है। बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज के साथ में बहुत सारी डिशेस वो वहां पर बनाना सीखती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांगचेन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर जियांगचेन का असिस्टेंट जियांगचेन को दिन भर का शेड्यूल बता रहा होता है। तभी जियांगचेन को वेनिंग का मैसेज आता है कि मैं वापस आ रही हूँ। तो जियांगचेन अपने असिस्टेंट को कहता है कि बाकी काम हम कल करेंगे और वो जल्दी से घर आ जाता है। लेकिन वेनिंग जो है वो अभी तक घर नहीं आई हुई होती है और फिर वो वेनिंग का वहां पर वेट करने लगता है। लेकिन वेनिंग वहां पर शाम को आती है और वो अपने साथ खाना भी लाई हुई होती है और साथ ही वो जियांगचेन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके भी लाई हुई होती है जिसे वो जियांगचेन को देती है और कहती है कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो वेनिंग वहाँ पर आगे कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कुरकुरे झींगे भी अच्छे से बनाए हैं, तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएंगे। और फिर जियांगचेन उन्हें टेस्ट करता है और कहता है कि वाकई ये काफ़ी कमाल के हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांगचेन घर पर काम कर रहा होता है और वेनिंग अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर पेपर देख रही होती है। तभी वेनचिंग की मॉम का फ़ोन आता है और वेनिंग की मॉम कहती है कि तुम्हारी आंटी ने फ़ोन किया था और वो हम सभी को खाने पर बुलाना चाहती है और तुम्हारी कज़न सिस्टर ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, हमें वो उससे भी मिलवाना चाहती है, जिसके लिए हम सभी को उसने कल रात को दावत पर बुलाया है। तो क्या तुम जियांग चेन के साथ आओगी? तो वहाँ पर वेनिंग कुछ कहने लगती है, तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम दोनों साथ नहीं आओगे तो ये लोग कहेंगे कि जियांग परिवार में तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और फिर वेनिंग कहने लगती है कि जियांग चेन अभी बहुत बिजी होंगे। तभी जियांग चेन वहाँ पर जाकर वेनिंग की मॉम से कहता है कि ठीक है मॉम, हम जरूर आएंगे। और फिर वेनिंग की मॉम कहती है कि ठीक है, आप लोग जल्दी आ जाना। तो फिर वहाँ पर वो फोन कट कर देती है और फिर वेनिंग जियांग चेन से कहती है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी मीटिंग छोड़कर वहाँ पर जाए। और फिर जियांग चेन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगा और फिर हम चल चलेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन हमें डिनर का देखने को मिलता है जहाँ पर रान रान और उसकी मॉम दोनों बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर वेनिंग के मॉम डैड भी आ जाते हैं और रान रान उन्हें ड्रिंक सर्व करती है और रान रान की मॉम कहती है कि वेनिंग और जियांग चेन अभी तक नहीं आए हैं। और आगे वो कहती है कि अगर जियांग चेन काम में ज़्यादा बिजी है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी हमें वेनिंग के लिए ज़्यादा मुश्किलें पैदा नहीं करनी चाहिए। तो वेनिंग की मॉम कहती है कि मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही आएंगे। और फिर आगे वो कहती है कि ये जगह सस्ती तो नहीं लग रही है। तो रानरान की मॉम उसे कहती है कि क्या रानरान, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इस जगह को खास तौर पर हमारे लिए बुक कराया है? और फिर आगे वो उसे कहती है कि देखो, रानरान के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने 80,000 युआन का बैग खरीदा है और अभी तो वो उसके लिए एक कार खरीदने के लिए भी बोल रहा है। तो फिर रानरान कहती है कि मॉम, आप भी बस करिए ना, ये सब उन्हें क्यों बता रही है? ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आखिर मेरी कजन सिस्टर का हस्बैंड इतना अमीर है और वो उसके लिए भी ये सब ला सकता है। और फिर तभी वहां पर जियांग चेन और विनियांग आ जाती है और वहां पर जियांग चेन को देखकर रान रान के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि यार ये कितना हैंडसम है, क्योंकि दोस्तों उसने अभी तक जियांग चेन को यहाँ पर देखा नहीं होता है।
वो पहली बार उसे फेस टू फेस देख रही होती है। और फिर रानरान जियांगचेन और वेनिंग दोनों को वाइन सर्व करने लगती है। और फिर रानरान की मोम कहती है कि वेनिंग, तुम्हारा बैग तो काफी सुंदर है, तुमने इसे कितने में खरीदा है? तभी रानरान वेनिंग को बैग को देख लेती है और वह कहती है कि यह व्हाइट हाउस ब्रांड है और दुनिया में इसके अभी तक सिर्फ 10 ही पीस बने हैं। फिर वो कहती है कि अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये लगभग 20 लाख युआन का होगा। और फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या 20 लाख युआन? आखिर तुम 20 लाख युआन का बैग कैसे खरीद सकती हो? और फिर वेनिंग जियांगचेन से पूछती है कि क्या इस बैग की कीमत सच में 20 लाख युआन है? तो जियांगचेन कहता है कि मैंने तो बस इसे ऐसे ही खरीद लिया था। तो वेनिंग कहती है कि ये तो बहुत महंगा है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने इसे ऐसे ही खरीद लिया? तो जियांगचेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई है, तो मैं उसे तुम्हारे लिए ज़रूर लूँगा, और अगर मैं उसे ना लूँ तो इतने पैसे होने का क्या फ़ायदा? और ये सुनकर रानरान काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है और वो जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है। और फिर वेनिंग जियांगचेन से कह रही होती है कि अब प्रोग्रामर महोदय लोगों को दिलासा दे रहे हैं, और ऐसा कहकर वो वहाँ पर हँसने लगती है। और फिर वहाँ पर रानरान का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, लेकिन रानरान का तो अभी तक सारा मूड खराब हो गया होता है। और जब उसे वेनिंग के बैग के बारे में पता चला कि वो इतना महंगा है, तो फिर रानरान की मॉम कहती है कि वेनिंग की शादी को 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक वेनिंग जो है वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई है। तो वेनिंग कुछ बोलने लगती है, तभी जियांगचेन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और वो खुद बोलने लगता है कि अभी वेनिंग काफ़ी छोटी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके ऊपर अभी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आए, और प्रेगनेंसी वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और ये सुनकर वेनियांग भी वहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है। एक तरीके से वो इम्प्रेस हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि जियांगचेन दिन ब दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा है और वो धीरे-धीरे मेरे करीब भी आता जा रहा है। और फिर वेनियांग वहाँ पर सभी से कहती है कि हाँ, जेनियांग ने बिल्कुल सही कहा, और फिर ये लोग सभी खाना खाने लगते हैं और फिर अपने-अपने घर आ जाते हैं। और फिर घर पर वेनियांग जिन चियांग से कहती है कि मुझे तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए था। मेरी आंटी की फैमिली कुछ ऐसी ही है, वो कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं। इससे तुम्हें परेशानी ज़रूर हुई होगी, मुझे इसका अफ़सोस है। तो जियांगचेन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारी आंटी और तुम्हारी कज़न सिस्टर कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है? तो वेनिंग वहाँ पर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी-कभार वो दोनों ऐसा करते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से बातें करते हुए सो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेनिंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पर मेड आती है और बोलती है कि जियांगचेन अभी तक नहीं आए हैं, क्या वो आज खाना नहीं खाएंगे? तो वेनिंग वहाँ पर बताती है कि अरे, मैं आपको बताना भूल गई थी, उन्होंने मुझे वी चैट पर मना कर दिया था कि आज उनका ओवर टाइम है और इसी वजह से वो आज लेट आएंगे। तो वहाँ पर वो मेड कहती है कि अरे नहीं, लेकिन मैंने उनके लिए तो खाना बना दिया है। और फिर वेनिंग वहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं आंटी, मैं आज कुछ ज़्यादा खा लूँगी। तो वहाँ पर वो मेड कहती है कि वैसे भी लड़कियों को खाने में कुछ ज़्यादा ही खाना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें इस चीज़ के बारे में समझ में आता है। तो वेनिंग वहाँ पर बोलती है कि आंटी, आप सही बोल रही है, मेरी मॉम भी मुझे ऐसा ही बोला करती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरे बच्चे पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। और फिर वेनिंग वहाँ पर मेड से पूछती है कि मैंने सुना है कि जियांगचेन जब छोटा था तब से आप उसकी देखभाल कर रही हैं। तो वहाँ पर वो मेड उसे बताती है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर तब आई थी जब मिस्टर जियांगचेन 10 साल के थे, और उससे पहले वो उनके मॉम डैड के साथ यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर उनका डाइवोर्स हो गया और मेरे आने से पहले उनकी मॉम उन्हें वहाँ से छोड़कर फॉरेन चली गई थी, और तब से ही मैंने ही उनका ध्यान रखा है। और फिर वेनिंग सर्वेंट से पूछती है कि उनके मॉम डैड का डाइवोर्स कैसे हुआ? और फिर मेड बताती है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे यहाँ पर आने से पहले ही उनका डाइवोर्स हो चुका था। और फिर वेनिंग सर्वेंट से पूछती है कि क्या आपको पता है कि जियांगचेन की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो वहाँ पर वो मेड उसे कहती है कि नहीं, कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर वो आज तक तो वैसे कभी किसी लड़की को नहीं लेकर आया है और ना ही मैंने उसे कभी किसी लड़की से बातें करते हुए देखा है। तो सर्वेंट वेनियांग वहाँ पर पूछती है कि आज आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो वेनियांग बताती है कि बस ऐसे ही मन की तसल्ली के लिए, और फिर वो वहाँ पर हंसने लगती है। और फिर हम कुछ देर बाद वेनिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेनिंग उसके मैनेजर के पास आ जाती है और उसके मैनेजर उसे एक प्रोजेक्ट देता है और बोलता है कि कस्टमर ने आपका पोर्टफोलियो देखा है और उन्होंने बोला है कि आपका डिज़ाइन उन्हें बहुत पसंद आया है। आगे वो उसे बताता है, कस्टमर दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ पर आएँगे, और फिर वेनिंग यहाँ से चली जाती है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं, जहाँ पर वेनिंग और वांसु ऑफ़िस में बैठी होती है और वहाँ पर मैनेजर उस कस्टमर को लेकर आते हैं और मैनेजर आकर बोलते हैं कि मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये है हमारे कस्टमर मिस्टर लू। और फिर वेनिंग मिस्टर लू को देखकर काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि दरअसल दोस्तों ये दोनों एक ही स्कूल के दोस्त होते हैं और ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पर वेनिंग बोलती है कि युनझो लू, क्या ये सचमुच तुम हो? तो वहाँ पर मैनेजर बोलता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? कि मिस वेनिंग मेरे टीचर की बेटी है और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे।
तभी मैनेजर वहाँ पर बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, तब तो आप लोगों को यहाँ पर बैठकर बातें करनी चाहिए और मुझे थोड़ा काम है तो मैं जाता हूँ। और मैनेजर ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वेनिंग मिस्टर लू से पूछती है कि भाई युनझो, ये बताओ कि तुम चीन कब लौटे? तो मिस्टर लू से बताते हैं कि कुछ टाइम पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और वेनिंग लू से पूछती है कि आप यहाँ पर कहाँ पर रहने वाले हैं? अब तो आप यहाँ पर परमानेंट रहेंगे ना? तो मिस्टर लू से बताते हैं कि हाँ, अब हम यहाँ पर परमानेंट रहेंगे और मैंने बीजिंग नॉर्थ पीपुल्स हॉस्पिटल में काम करना भी शुरू कर दिया है। वहाँ पर वेनिंग बोलती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब मेरे डैड को ये बात बताऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वेनिंग लू से आगे पूछती है कि भाई युनझो, आपने मेरा काम तो देखा है ना, या मुझे ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया? तो मिस्टर लू से बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मुझे काम बहुत पसंद आया, उसके बाद ही मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने के लिए चुना है। और फिर हम कुछ देर बाद जिंगसू को देखते हैं, जो दोस्तों वेनिंग की भाभी होती है, जिसे हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। और वो उसके मोबाइल में देख रही होती है कि उसे एक फोटो आई हुई होती है। और दोस्तों उस फोटो में जेतुरो और एक लड़की होती है और उस फोटो को देखकर परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पर जेतुरो आ जाता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तो जिंगसू जेतुरो को वो फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है क्या? तो जेतुरो कहता है कि हाँ, इस लड़की के साथ मेरा पहले अफेयर था, लेकिन अभी इससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। और फिर जिंगसू की वहां पर अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। और फिर हम उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेतुरो बैठा हुआ होता है और वहां पर जियांग चेन और वेनिंग भी आते हैं। और वेनिंग अंदर चली जाती है और जियांग चेन बाहर ही जेतुरो को देख रहा होता है। और जेतुरो वहां पर उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से क्यों देख रहे हो? मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो जियांग चेन बोलता है कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि आग को कागज में समेट कर नहीं रखा जा सकता है। एक न एक दिन ये बात भाभी को पता चलने ही वाली थी। तो जेतुरो बोलता है कि मैंने इसीलिए उस लड़की से पहले ही मेरे सारे संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन पुरानी चीजें पता नहीं कहाँ से सामने आ जाती है। और फिर ये दोनों बैठकर यहाँ पर इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, तभी हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेनिंग जिंगसू के पास जाती है और जिंगसू वेनिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो जिंगसू वेनिंग से बोलती है कि मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हें यहाँ इतनी परेशानी दे रही हूँ। तो वेनिंग जिंगसू से बोलती है कि भाभी, आप बस आराम से सांस लेते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और मुझे बस अभी आपके ठीक होने की चिंता है। और फिर आगे वेनिंग जिंसू से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? तो जिंसू बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक है, लेकिन जेतुरु का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे उसके साथ अब नहीं रहना है, मुझे बस अब डाइवोर्स चाहिए। और फिर वेनिंग जिंसू से बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर आप मिस्टर जेतुरु के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो मेरा एक छोटा सा घर है जिसे मैंने बहुत पहले लिया था, आप चाहे तो जाकर वहां पर रह सकती हैं। तो जिंगसू वेनिंग को थैंक यू बोलती है और फिर हम देखते हैं कि वेनिंग और जियांग चेन गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो वेनिंग जियांग चेन को बताती है कि भाभी मिस्टर जेतुरो को डाइवोर्स देना चाहती है। और फिर जियांग चेन वेनिंग को बताता है कि मुझे बड़े भाई से मिली जानकारी के हिसाब से भाभी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और भाभी को इस बात को एक्सेप्ट करने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो जियांग चेन वहां पर आगे बोलता है कि मैं भाभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, अगर भाभी डाइवोर्स लेना चाहती है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर ये बच्चा दुनिया में आता तो इन दोनों का डाइवोर्स होने से काफी कुछ बच सकता था। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वेनिंग उसके एक साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए आई हुई होती है, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर एक सीढ़ी गिर जाती है, जहाँ पर उसे चोट लग जाती है और उसे वहां पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांसु भी इसके पास बैठी होती है और यहाँ पर मिस्टर लू भी आते हैं और वेनिंग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो वेनिंग कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और फिर मिस्टर लू आगे उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, मैं आप लोगों के लिए अभी ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। तो वहां से चले जाते हैं और फिर वेनिंग जियांग चेन को मैसेज करके बताती है कि मुझे आज साइट पर थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसीलिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि आज रात को मुझे यहीं पर आराम करना होगा और कल सुबह तक मेरी छुट्टी हो जाएगी। और फिर जियांग चेन इस मैसेज को देखकर तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है और जैसे ही वो अंदर रूम में आता है तो अंदर मिस्टर लू और वांसु वहीं पर बैठे होते हैं। तो वांसु तो जियांग चेन को वहां पर देखकर चक्कर खा जाती है और वो बाहर चली जाती है। और मिस्टर लू वहां पर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर वेनिंग से मिलने आया हूँ। और फिर जियांग चेन वेनिंग से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी? तो मिस्टर लू वहां पर बोलते हैं कि ये मेरे प्रोजेक्ट की साइट देखने के लिए गई हुई थी और वहां उनके ऊपर एक सीढ़ी गिर गई, जिसकी वजह से उनके सिर पर हल्की सी चोट लगी है। आगे वो बताता है कि ये मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर जियांग चेन वेनिंग से पूछता है कि क्या आपने कुछ खाया? तो वेनिंग बताती है कि अभी अभी मिस्टर लू मेरे लिए बाहर से तले हुए बंस लाए हैं। तो जियांग चेन बोलता है कि ये बाहर के तले हुए चीजें मत खाओ, इन्हें खाने से तुम जल्दी ठीक नहीं होगी। और ऐसा कहकर वो उन बंस को वहां से हटा देते हैं। और फिर मिस्टर लू वहां पर बोलते हैं कि मेरी नाइट शिफ्ट है, अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। और ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल से घर पर आ गए होते हैं और जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तब इनके बीच में एक बढ़िया सा रोमांटिक सीन बनता है और इसके साथ ही दोस्तों ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए ड्रामा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।